ठीक है। देखो, फिजिकल क्वांटिटी उस चीज को कहते हैं जिसको हम लोग न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। जिस चीज को भी हम लोग न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं वही चीज क्या होगा, फिजिकल क्वांटिटी। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर ना टाइम, ठीक है, डिस्टेंस, ये सब हमारे पास क्या होंगे ना, फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन अगर वहीं पे हम लोग इमोशंस लिख दें, अगर सपोज करो इसके अलावा हमारे पास है हैप्पीनेस, डबल पी होगा, ठीक है। अब देखो, ये दो चीज है हमारे पास, एक इमोशन हो गया और एक हैप्पीनेस। क्या ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी है? तो नहीं। क्यों? क्योंकि इनको हम लोग नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। वो हर चीज जिसको हम लोग नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं वो क्या चीज है, फिजिकल क्वांटिटी। तो चाहे वो टाइम हो, डिस्टेंस हो, फोर्स हो, मोमेंटम हो, वेलोसिटी हो, सब के सब क्या होंगे, फिजिकल क्वांटिटी होंगे ना। यहाँ पे हम लोग को दो चीज आगे बढ़ना होगा, यूनिट और मेजरमेंट। देखो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को आगे स्टडी करने के लिए हमें ये दो चीज के बारे में क्लियर जानना है। पहला, यूनिट। यूनिट क्या होता है? एक स्टैंडर्ड वैल्यू होता है। यूनिट एक स्टैंडर्ड वैल्यू होता है जिसका मास हमको नोन होता है। नोन का मतलब हम लोग इसका मास जानते हैं, और इसके कुछ कैरेक्टर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर ये हमारे पास इजीली एक्सप्रेस्ड हो, जिस मटेरियल से बना है इजीली वो अवेलेबल हो, ठीक है। दूसरा चीज क्या होगा ना, ये हमारे पास ये माने इसके सराउंडिंग से इफेक्टेड ना हो, सराउंडिंग से अफेक्टेड ना हो। चौथा, हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारे पास एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो ना। ये हमारे पास मेनली यूनिट का मेन चार कैरेक्टर होगा कि ऐसा कोई चीज जिसका स्टैंडर्ड वैल्यू हो, जिसका मास हमें पता है, जो क्या होता है, जिसका कैरेक्टर इजीली एक्सप्रेस्ड हो, इजीली अवेलेबल हो, ये जिस भी चीज से बना है, ये अपने सराउंडिंग से ज़्यादा अफेक्टेड ना हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पर टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, इन सब चीज़ों से वो अफेक्टेड ना हो। इसका जो भी परिभाषा है वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो, तो ये यूनिट कहलाएगा। और मेजरमेंट क्या है ना, प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन कहते हैं इसे, प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। सो मेजरमेंट क्या हो जाएगा, प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन होगा। अब हम लोग समझेंगे यूनिट का और मेजरमेंट का आपस में क्या संबंध होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे तुम्हारे पास मान लो एक रॉड है। अब हमको ये पता करना है इस रॉड का लेंथ कितना होगा। हम कैसे मेजरमेंट करेंगे? तो हमारे पास बहुत तरह के यूनिट होंगे, ठीक है। जैसे एक तो हम रस्सी का यूज कर सकते हैं, जो पुराना जमाना में यूज होता था। इसके अलावा हम लोग क्या करें, हाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले भी होता था बित्ता के हिसाब से, एक बित्ता, दो बित्ता, तीन बित्ता करके होता था। तीसरा, हम लोग एक स्केल का यूज कर सकते हैं। अब इन तीनों में से ही सबसे ज्यादा ऑथेंटिकेट हम लोग स्केल के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मान लो ये मेरे पास एक स्केल है, वो 30 सेंटीमीटर का एक लंबा सा स्केल है। अब तुम स्केल को रखते जाओ और जितना गुना होगा तुम इजीली बता दोगे। अगर मान लो ये 5 टाइम्स आ जाए, मैंने स्केल को रखते जाओ, कितना बार, 5 बार रखने से ये कंप्लीट हो जाए, तो हम रॉड का लंबाई कितना कहेंगे, 150 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 150 सेंटीमीटर ना। यहाँ पे जो 30 सेंटीमीटर का स्केल है ये यूनिट है, क्योंकि हमको इसका सभी चीज मालूम है। लेकिन इस रॉड का हमको लंबाई मालूम नहीं था। हमने इस यूनिट का मदद से हम क्या किए, कंपेयर किए कि ये स्केल के तुलना में ये रॉड कितना गुना ज्यादा लंबा है। तो कितना गुना लंबा है उस चीज को क्या कहते हैं, प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। तो रॉड का जो लंबाई हमने निकाला ये क्या है, प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन से आया। बात समझ पा रहे हो? ठीक है।
स्केल का जो वैल्यू है ये यूनिट का काम करेगा, और यहाँ पे हमने कहा 5 टाइम्स है तो इसे क्या कहेंगे, मेजरमेंट कहेंगे। है जी, समझ पा रहे हो? ठीक है। सो ये हो गया यूनिट और ये हो गया हमारे पास मेजरमेंट। और भी हमारे पास दुनिया भर की चीजें हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर ये बोर्ड का लंबाई मेजरमेंट करना तो एक 30 सेंटीमीटर स्केल को रख के देखो कितना लंबाई हो रहा है, कितना गुना लंबा हो रहा है, तुम आराम से स्टडी कर सकते हो। ठीक है, नाउ वापस आते हैं फिजिकल क्वांटिटी में। देखो फिजिकल क्वांटिटी के हम लोग अब दोबारा आगे स्टडी करेंगे। मान लेते हैं कि ये एक तो लेंथ है, मान लो लेंथ कोई भी चीज का हमने लिया, ये फिजिकल क्वांटिटी होगा। सपोज करो ये 1000 सेंटीमीटर है। दूसरा बार अगर लिखो तो मान लो कि वो 10 मीटर है। ठीक है, तीसरा बार अगर इसे लिखो लेंथ को ही तो हम इसे लिख सकते हैं 1 किलोमीटर है। इन तीनों में अगर कंपेयर करो कि लेंथ तो तीनों में एक फिजिकल क्वांटिटी है, और यहाँ देखो ये 1000 ये न्यूमेरल वैल्यू है और ये सेंटीमीटर क्या है, यूनिट है। अब उन तीनों में देखो ध्यान से, तो 1 से बड़ा है 10, 10 से बड़ा है 1000। ठीक है, लेकिन 1000 में हम लोग क्या इस्तेमाल किए हैं, सेंटीमीटर, 10 में मीटर, यहाँ किलोमीटर। देखो जिसका न्यूमेरल बहुत छोटा है उसका यूनिट देखो बहुत बड़ा है, जिसका देखो न्यूमेरल बहुत बड़ा है उसका देख लो यूनिट बहुत छोटा है। यानी ये जो न्यूमेरल वैल्यू है और ये जो यूनिट है ये दोनों आपस में कैसे रिलेटेड है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर लेंथ को x नाम दो, इसे n नाम दो, इसे u नाम दो, तो x इक्वल टू एन यू इक्वल टू एक्स बाई एन और n इक्वल टू एक्स बाई यू। x तो कांस्टेंट है हमारे पास, सो हम यहाँ पे कहेंगे u इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। मतलब सीधा भाषा में क्या है कि नंबर बढ़ेगा तो यूनिट घटेगा, यूनिट बढ़ेगा तो नंबर घटेगा। अब देखो ये फिजिकल क्वांटिटी को ऑकरेंस के आधार पर, ऑकरेंस मतलब कि उत्पत्ति के आधार पर इसे हम लोग दो वर्गों में बांटते हैं। कोई फिजिकल क्वांटिटी का उत्पत्ति कैसे हुआ है उस आधार पर इसे दो वर्गों में बांटते हैं। एक क्या होगा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और एक क्या होगा, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। देखो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पहले मैकेनिक्स के हिसाब से 3 गो था, टाइम, लेंथ और मास। लेकिन अब 1960 के बाद, 60s के बाद जब एसआई सिस्टम को एक्सेप्ट किया गया तब फंडामेंटल क्वांटिटी अब हो गए 7 प्लस 2 सप्लीमेंट्री यूनिट क्वांटिटीज। सात हो गए हमारे पास क्या, फंडामेंटल क्वांटिटीज, और दो क्या हो गए, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होंगे। तो उन सातों को एक बार लिख लेते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। पहला हो जाएगा लेंथ, दूसरा क्या होगा टाइम, तीसरा हो जाएगा मास, चौथा क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट, पांचवा नंबर टेम्परेचर। आगे आगे पीछे कुछ भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी। ये हमारे पास हो जाएंगे ना 7 को फंडामेंटल हमारे पास क्वांटिटीज हो जाएंगे। है जी, नहीं
फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारे पास 7 हो, एक हो गया लेंथ, और एक हो गया टाइम, और एक हो गया मास, एक हो गया हमारे पास करंट, एक हो टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, अब वापस आओ, देखो तो हमने देखा फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारे पास 7 है। हम लोग 2 सप्लीमेंट्री यूनिट बाद में डिस्कस करेंगे। डेराइव्ड क्वांटिटी कैसे बनता है, हमेशा याद रखोगे, डेराइव्ड क्वांटिटी या तो मल्टीप्लाई हो करके, या तो डिवीजन हो करके, या फिर डिवाइड हो करके, या तो मल्टीप्लाई करके, या तो डिवाइड करके, किन का, फंडामेंटल क्वांटिटीज का, या तो मल्टीप्लिकेशन या तो डिवीजन से क्या बनेगा, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज बनेंगे। जैसे मोमेंटम, देखो मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, तो एम भी, इसके लिए हम लोग इसका यूनिट कैसे निकालते हैं, एक केजी मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम एक डायरेक्ट क्वांटिटी है, कैसे आया, गुना करके आया। उसी तरीका से अगर तुम प्रेशर का निकालने जाओ, वो क्या हो जाएगा, फोर्स बाय एरिया। तो देखो ये डिवाइड करके आया है। जरूरी नहीं कि हर समय फंडामेंटल क्वांटिटीज का ही डिवीजन मल्टीप्लिकेशन होगा, किसी का भी हो सकता है, डायरेक्ट का भी इस्तेमाल हो सकता है ना। तो ये देखो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया इसका यूनिट ना। अब सवाल ये उठता है कि किसको कहेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी, किसको कहेंगे डायरेक्ट क्वांटिटी। देखो फंडामेंटल मतलब होता है बेसिक क्वांटिटीज या फिर इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज। इंडिपेंडेंट का मतलब ऐसा क्वांटिटी जो अकेला है और वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर, जैसे मानो कि यहाँ पे एक कमरा है, इस कमरा में एक ठो रॉड रख दो, इस रॉड का लंबाई सपोज कर लो 10 सेंटीमीटर है, और इस कमरा को एयर टाइट बनाओ, मतलब हवा फवा कुछ जैसे ना है, टेम्परेचर प्रेशर जैसे सब कांस्टेंट ही रहे लगभग, और इसे रख दो। आज तारीख हो गया मान लो आज 2025 में रख दो। अब तुम करीबन 10 साल के बाद इस कमरा को खोलो और देखोगे 2035 में भी इसका लंबाई 10 सेंटीमीटर ही रहेगा। इसका सीधा मतलब है कि 10 साल बीत तो गया और उसका लंबाई में उसको कोई असर नहीं पहुंचा है, मतलब इसका लंबाई टाइम पे डिपेंड नहीं करता, या फिर यूं कहें कि टाइम लंबाई पे डिपेंड नहीं करता। अब दूसरा, इसका मास सपोज करो ये 1 केजी का रहा होगा, तो क्या 2035 में 2 केजी का हो जाएगा? अगर बाहर से एडिंग ना हुआ तो होगा नहीं। इसका मतलब मास लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, लेंथ मास पे डिपेंड नहीं करता, टाइम मास पे डिपेंड नहीं करता, टाइम लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, यानी सब इंडिपेंडेंट है। तो इस तरह से मास, लंबाई और टाइम ये सब क्या फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गए, बेसिक क्वांटिटीज, इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज। पर यहाँ पे देखो, क्या हम बिना वेलोसिटी के मोमेंटम निकाल सकते हैं? नहीं। क्या बिना मास के मोमेंटम निकाल सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो डिपेंडेंट है। तो दैट इज वाई वो लोग डेराइव्ड क्वांटिटीज है, उनको हम लोग बना रहे हैं, पर ये बना बना है। पहले मैकेनिक्स में बोला कि 3 ठो होगा, फिर बाद में पता चला कि नहीं 7 गो हमारे पास एग्जिस्ट करेगा, ये सब हमारे पास होंगे, और 2 सप्लीमेंट्री हमारे पास होंगे, तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स या फिर हमारे पास कुछ होंगे, वो एक्चुअली यूनिट्स के रूप में हम लोग लिखते हैं। ठीक है, एक होगा हमारे पास प्लेन एंगल और एक होगा सॉलिड एंगल। एक हमारे पास सप्लीमेंट्री में क्या होगा, प्लेन एंगल, और एक होगा सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का यूनिट होता है रेडियन, जिसे हम लोग RAD करके लिखते हैं। सॉलिड एंगल का क्या होता है, स्टे रेडियन, हम लोग इसे SR से भी डिनोट कर सकते हैं। देखो प्लेन एंगल, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास यहाँ एक सर्कल है, इस सर्कल का ये क्या है, सेंटर हो गया, और ये उसका रेडियस R। पॉइंट ए से मान लो पॉइंट बी तक कोई ऑब्जेक्ट किया, तो ये वाला क्या हो गया, थीटा एंगल स्वीप किया, तो इसे नाम दो आर्क AB। थीटा इक्वल टू AB आर्क बाय रेडियस। ये जो थीटा देख पा रहे हो, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, रेडियन हो जाएगा। ये प्लेन एंगल में आता है। अब सॉलिड एंगल में क्या होगा, मान लो यहाँ पे कोई स्फेयर है, स्फेयर मतलब अंदर से भरा हुआ होगा, इसका कोई एक सेक्शन काटो इस तरह से, तो ये इसको मान लो
डी ओम सपोज करो, ये उसका एरिया तुमने काटा और ये उसका रेडियस आर है। तो चूंकि ये सॉलिड है तो इस केस में इसका जो एंगल डी ओम इक्वल टू होगा डी ए बाई आर स्क्वायर। याद रखोगे, सॉलिड एंगल हम लोग एरिया जो सरफेस से काट रहे हो डिवाइडेड बाय उसका रेडियस का स्क्वायर, और प्लेन एंगल में केवल आर्क लेंथ बाय रेडियस करते हैं। ये दोनों हो जाएंगे सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, ये उनके सप्लीमेंट्री यूनिट्स होंगे। इनका भी अपना अपना यूनिट होगा, पर हम लोग जब यूनिट पढ़ेंगे तब। ये पूरा का पूरा कंसेप्ट था फिजिकल क्वांटिटीज कब फंडामेंटल है कब डेराइव्ड है। वो बात समझ पाए? अब देखो, जैसे कि हमारे पास कुछ चीजें हम लोग लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल एरिया, वॉल्यूम, हमारे पास डेंसिटी, फोर्स। अगर कोई तुमसे पूछे कि ये फंडामेंटल क्वांटिटी है कि डेराइव्ड क्वांटिटी है, एक तो तुम्हारे पास तरीका है, साधकों को याद रखो, उसके बाद कुछ भी तुमको दिखाई दिया वो सब डेराइव्ड है। अदरवाइज एरिया इक्वल टू क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी दोनों पे डिपेंड करता है, तो ये हमारे पास डेराइव्ड क्वांटिटी हो गया। वॉल्यूम, ये तीन चीज पर डिपेंड करता है, डेराइव्ड क्वांटिटी है। डेंसिटी, मास और वॉल्यूम दोनों पे डिपेंड करता है, डेराइव्ड क्वांटिटी है। फोर्स, मास इंटू एक्सेलरेशन, दोनों चीज पर डेराइव से डिपेंड करता है, तो डेराइव्ड क्वांटिटी है ये। सो डेराइव्ड क्वांटिटी किसी ना किसी चीज के ऊपर डिपेंड करेगा। बात समझ पा रहे हो? हाँ, उन सातों को याद रखो, बाकी कुछ भी दिखाई दिया वो डेराइव्ड क्वांटिटी है। और बाकी वो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को थोड़ा सा याद रखो, यूनिट्स में काम आता है। नाउ आओ जाओ, आ जाओ, देखो ध्यान से देखना, ठीक है? आप समझो, यूनिट हम लोगों ने समझा क्या था। यूनिट एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। देखो, यूनिट के बहुत सारे सिस्टम्स हमारे पास आए हैं। देखो, यूनिट क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, और इसके बहुत सारे सिस्टम समय के साथ साथ आए हैं। सबसे पहला सिस्टम था सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ठीक है, ये सबसे पहला सिस्टम आया था तीन फिजिकल क्वांटिटीज के लिए। फिर दूसरा आया था एफपीएस, इसको कहते हैं ब्रिटिश सिस्टम। एफ फॉर होता है फुट, और होता है ये पाउंड, और एक होता है सेकंड। तुम लोग को ये पता होना चाहिए, 1 इंच मतलब कितना होता है, 2.54 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, और 1 फुट का मतलब कितना होता है, 12 इंचेस होता है। सो 12 में 2.54 सेंटीमीटर गुना करो, 12 चार 48, हाथे 4, 12 5 60, 6 30, তাহলে কত হবে 3 पॉइंट। याद रहे हमारे पास 1 फुट का मतलब कितना होता है, लगभग लगभग 30.48 सेंटीमीटर होता है। ये तुम्हें याद रखना है। इसके बाद ये भी लिख देते हैं, काम ही आएगा। 1 माइल बराबर इतना किलोमीटर होता है, ये काम आएगा, है ना? अब देखो, तो ये फुट का मतलब क्या हो गया, इस तरह से उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, और पाउंड ब्रिटिश सिस्टम में मास मेजरमेंट में काम आता है। फिर आया एमकेएस सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकंड। ये सब सिस्टम चल रहा था। इन सब में जो नोटिस करेगा, तीन तीन क्वांटिटीज को एक्सप्लेन किया है। पहले सीजीएस में 3 क्वांटिटी, फिर एफपीएस में भी 3 क्वांटिटी, एमकेएस में भी 3 क्वांटिटी को। लेकिन 1960s के आसपास में ना एसआई सिस्टम डेवलप हो। एसआई सिस्टम में अभी हम लोगों ने देखा कितने क्वांटिटीज, 7 क्वांटिटीज को फंडामेंटल माना गया। उससे पहले कितने क्वांटिटीज को माना जाता था, 3। अब कितने माने जाते हैं, 7 क्वांटिटीज। ये 1960 के आसपास में दिया गया था। ये जो हुआ था ये फ्रांस में
फ्रांस में इंटरनेशनल वेट्स एंड मेजरमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके तहत मीटिंग हुआ था एंड देन बहुत सारे वैज्ञानिक लोगों ने मिल करके एसआई सिस्टम को डेवलप किया। ठीक है, हाँ ये एसआई सिस्टम का फुल फॉर्म है, सिस्टम इंटरनेशनली डी यूनाइट्स। तुम लोग इसे नॉर्मल स्टैंडर्ड यूनिट भी बोल सकते हो या फिर हमारे पास इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट्स भी बोल सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। बात समझ पा रहे हो ना? तो ध्यान से देखोगे कि पहले सीजीएस, फिर एफपीएस, फिर एमकेएस एंड देन क्या आया, एसआई सिस्टम आया। अब यहाँ पे देखो हमने लिख के रखा है 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब इन सबका यूनिट क्या होगा, देखो लेंथ का मीटर, टाइम का सेकंड, मास का किलोग्राम या ग्राम किलोग्राम, करंट का क्या होगा एम्पियर, टेम्परेचर का क्या होता है केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, और लुमिनस इंटेंसिटी का सीडी कैंडेला। बात समझ पा रहे ना? आप देखो, तो हमने देखा स्टैंडर्ड क्वांटिटीज में ना हमारे पास इतने सारे सिस्टम आए। अब देखो यूनिट्स को लिखने का सिस्टम क्या होता है जी? नहीं, हाँ नहीं ये ठीक है, ये है तो ना है। चले देखो राइटिंग सिस्टम, देखो यूनिट्स का हम लोग का क्या होगा, राइटिंग सिस्टम क्या है, पहला अगर साइंटिस्ट का नाम से है, याद रखो अगर साइंटिस्ट का नेम से है तो हमेशा यूनिट क्या होगा, कैपिटल लेटर में लिखोगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल न्यूटन का सिंबल क्या होगा, कैपिटल एन। ठीक है, दूसरा अगर नॉन साइंटिफिकल है, नॉन साइंटिस्ट है, माने नॉन साइंटिफिकल नेम भी बोल सकते हो, तो स्मॉल लेटर में लिखोगे। जैसे फॉर एग्जांपल मीटर के लिए छोटा सा एम। इसके बाद अगर फुल फॉर्म में लिखे हो तो चाहे वो साइंटिस्ट का नाम से हो या ना हो, तुम्हें हमेशा स्मॉल लेटर से शुरू करना होगा। जैसे एन फॉर देखो न्यूटन, जे फॉर जूल, देखो एम फॉर मीटर, सब में देखो स्टार्टिंग जो अल्फाबेट होगा वो स्मॉल लेटर ही होगा, ये हमेशा याद रख। अब अगर कंपाउंड यूनिट हुआ, कंपाउंड यूनिट हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखना। जैसे देखो न्यूटन मीटर, ये किसका होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का, यानी वर्क का। असल में हम लोग ऐसा नहीं लिखते हैं, असल में जब कंपाउंड यूनिट हो तो या तो न्यूटन फिर मीटर बीच में स्पेस दे दो, या फिर डॉट लगा दो, सॉरी, या फिर क्रॉस लगा दो, पर एकदम चिपका के नहीं लिखा जाता है कंपाउंड यूनिट्स को। उसका नियम है इधर स्पेस दो और डॉट दो और क्रॉस लगाओ। बात समझ पा रहे हो? ठीक है, ये 4 बेसिक रूल है यूनिट लिखने का। समझ पाए कुछ? चलो अब देखो एक एक चीज का एक्सप्लेनेशन करते हैं। सबसे पहले लेंथ, देखो लेंथ का मेजरमेंट सबसे पहले क्या किया गया था, इंटरनेशनल, ठीक है, ब्यूरो, अगर स्पेलिंग ब्यूरो का गलत हो जाए तो थोड़ा सा चेक कर लेना, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर, ये कहाँ पे है, ये देखो फ्रांस, जिसका राजधानी पेरिस है, पेरिस में ये सामने उसके आसपास में जगह है, सेवरिस बोल के जगह है, वहां पे एक एलॉय रखा हुआ है, वो बना है प्लैटिनम इरिडियम से।
एलॉय उसे कहते हैं जो एक मिक्सचर होता है जिसका कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं, फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं, फिक्स बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है, दो या दो से ज्यादा चीजों से बना होता है, उसका फिक्स रेशियो नहीं होता, वो डिपेंड करता है। यहाँ पे 90 और 10% है। 90% प्लेटिनम, 10% हमारे पास क्या इरिडियम का यूज करके ये एलॉय बनाया हुआ है और इसे रखा गया है किसमें, जिसमें कोई टेम्परेचर प्रेशर का इफेक्ट ना हो, बोल सकते हो वैक्यूम लाइक कंडीशन में रखा हुआ है। उसका ऊपर में माने उस एलॉय में दो मार्क किया हुआ है, इस दो मार्क के बीच का, ये दोनों के दोनों मेटल ही है, ठीक है। इनके बीच का जो दो मार्किंग किया हुआ है, दो मार्क के बीच का जो दूरी होगा, उस दूरी को ही 1 मीटर कहा गया है। ये सबसे पहले डेफिनेशन लिया गया था 1 मीटर का। फिर बाद में इसके और भी बहुत सारे परिभाषा लिए गए, जैसे फॉर एग्जांपल लाइट का स्पीड कितना होता है वैक्यूम में, 3 × 10⁸ यानी हम ऐसा कह सकते हैं 3 × 10⁸ यानी 1 मीटर इक्वल टू, हम इस तरह से 1 मीटर का वैल्यू निकाल सकते हैं 1/3 × 10⁸। असल में 3 × 10⁸ ना होकर के ये 299792458 ये वैल्यू है, पर उतना का जरूरत नहीं है, तुम यही याद रखोगे। बात समझ पा रहे हो? ठीक है। तो ये भी हमारे पास लेंथ मेजरमेंट का तरीका है, ये भी तरीका हमारे पास है, जो तुमको सुइटेबल लगे तुम उसको स्टडी कर सकते हो। अब लेंथ का स्मॉलर यूनिट और एक हो जाएगा लेंथ का स्मॉलर यूनिट और एक होगा बिगर यूनिट। देखो स्मॉलर यूनिट में हम लोग क्या करेंगे ना, स्मॉलर यूनिट को हम लोग क्या क्या लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ना हमारे पास सेंटीमीटर, मीटर, ठीक है, किलोमीटर, इस तरह से हम लोग लिखते जाते हैं लेंथ को, और भी बड़ा बड़ा लेंथ हम लोग बना सकते हैं। फिलहाल स्मॉलर में यही एंगस्ट्रॉम का यूज कर सकते हैं, फर्मी का यूज कर सकते हैं, ये सब स्मॉलर यूनिट में आएंगे। बिगर में एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर आएगा और पारसेक आएगा, ये सब हमारे पास आएगा। लेकिन उससे पहले देखो ये हमारे पास एसआई सिस्टम है ना, ये हमारे पास 4th नंबर यूनिट सिस्टम आया। सबसे पहले क्या था, सीजीएस आया। एसआई का कुछ गुण है, उसको जानो पहले। सबसे पहले एसआई का कैरेक्टर देखो, पहला क्या होगा, सबसे पहले ये समझोगे एसआई एक कोहेरेंट सिस्टम है। कोहेरेंट सिस्टम उसे कहते हैं या तो मल्टीप्लाई, कोहेरेंट का मतलब जो या तो मल्टीप्लाई या तो डिवाइड करके प्राप्त होता है, वो हमारे पास कोहेरेंट सिस्टम है। दूसरा, हाँ नहीं झगड़ा नहीं कर रहा बोलो ना। अब देखो रैशनल सिस्टम किसे कहते हैं, रैशनल मतलब होता है एक क्वांटिटी के लिए एक ही यूनिट होगा, डबल डबल नहीं होगा, ठीक है। तीसरा देखो ये मैट्रिक सिस्टम होता है, मैट्रिक मतलब 10 का पावर में लिख सकते हो, तुम इन यूनिट्स का वैल्यूज को न्यूमेरल के साथ जब इन यूनिट्स को लिखोगे तो तुम 10 का पावर में लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल 10 का पावर 0 यानी हमारे पास बेस यूनिट,
10 का पावर 0 मतलब इसे बेस यूनिट कहते हैं। ये वैल्यू कितना देता? 1, याद रखना। अब देखो 10 का पावर 1 का मतलब डेका DA, 2 का मतलब हेक्टो H, किलो KG, किलो ये कीटा হবে कीटा मेगा है ना, এইটা কি হবে কিগ্গা, কিগ্গা है ना। चलो 10 to the power 12 टेरा, ये हो जाएगा, सॉरी 15 को जगह 18 हो गया, इसे कहते हैं पेटा, और 18 हो जाएगा एक्सा। देखो ये सब हमारे पास पॉजिटिव वाले होंगे। 10 का पावर 1 देखा, 2 3 6 9 12 बेटा, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। ये कैसा है? ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, मतलब हर जगह ये मान्य है। ठीक है, ये सब हमारे पास प्रॉपर्टीज हो गए। अब वापस आते हैं। देखो स्मॉलर यूनिट में क्या था? सेंटीमीटर। तुम इसको सेंटीमीटर, मीटर, किलोग्राम लिख दिए जी, बताइए, किलोग्राम लिख दिए, बताओ। ठीक है, तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ये डाटा याद रखोगे, बात समझ पाए, ये काम आएगा। अब आते हैं हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है। देखो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या कहेंगे, मान लो ये हमारे पास अर्थ क्या होता है, एलिप्टिकल पाथ में घूमता है, ये बात हम लोग जानते हैं। देखो ये हो गया मेजर एक्सिस, देखो ये मेजर एक्सिस है, ये माइनर एक्सिस है, हम लोग ये बात जानते हैं। किसी एक जगह तुमको सन को मानना है, किसी एक जगह अर्थ को। अब देखो अर्थ हम लोग का कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉक, है ना जी। देखो ध्यान से, जब यह सामने पहुंचेगा तो 14.73 करोड़ किलोमीटर दूरी होता है, और सबसे दूरी कितना है? 15.20 अप्रोक्सीमेट। इन दोनों वैल्यू का जो एवरेज वैल्यू होता है उसे कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जो लगभग होता है, याद रखोगे। सो ये जो कभी सामने कभी दूर जो रहता है, देखो अर्थ कभी सन के बहुत सामने रहता है, कभी दूर रहता है, इन दोनों का एवरेज जो डिस्टेंस है उसे कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल। समझ पाए? है? देखो लाइट ईयर, लाइट ईयर, लाइट के द्वारा, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट, बस इतना जानो, लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट है। लाइट एक साल में कितना दूर ट्रेवल कर रहा है उसे कहते हैं लाइट ईयर। कैसे निकालते हैं? देखो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस बाय स्पीड, है ना। हम लोग तो इसको डिस्टेंस निकालते हैं। देखो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना होता है? इतना मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना होगा? चूंकि एक साल है तो 365 दिन होगा, सो हम लोग लिखेंगे 365 दिन, 24 में 365 दिन होगा, 24 घंटा होगा, उसमें से 3600 सेकंड भी होगा, सो सेकंड सेकंड कट जाएगा और वैल्यू आएगा 9.46
10⁻15 मीटर। ये होता है लाइट ईयर। लाइट के द्वारा एक साल में जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसे लाइट ईयर कहते हैं। ईयर लिखा हुआ है पर ये यूनिट किसका है? डिस्टेंस यानी लेंथ का यूनिट। बात समझ पा रहे हो? ठीक है, अब देखते हैं। हाँ नहीं दिख रहा लेकिन आपने हाँ वही हाँ वही देख रही थी वो टी शर्ट पहने हैं ना वही दिख रहा था वही बोल रही ओ नहीं, ठीक है। तो पर सेक, देखो पर सेक हमारे पास होगा, ये देखो हमारे पास अर्थ है, ये देखो हमारे पास सन है। नोटिस करोगे ये अर्थ है, ये सन है, इनके बीच में 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हमारे पास डिस्टेंस है। अब अर्थ के द्वारा और सन के द्वारा कोई एक पॉइंट P मान लो, कोई एक पॉइंट P मान लो जिस पॉइंट का एंगल 1 सेकेंड होगा। अर्थ और सन के द्वारा किसी एक पॉइंट पे 1 सेकेंड का जो एंगल होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं ना, उस दौरान 1 सेकेंड एंगल अगर बनेगा तब पॉइंट P और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस तो होगा उसे क्या कहेंगे? पारसेक कहेंगे। सो पारसेक वो पॉइंट जिस पॉइंट पे अर्थ और सन 1 सेकेंड का एंगल बनाया है वहां से अर्थ तक का जो डिस्टेंस होगा उसे क्या कहेंगे? पारसेक कहेंगे। ओके, चूंकि थीटा इक्वल टू क्या होता है? एल बाई आर। तो यहाँ पे एल क्या है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और आर क्या चीज है? ये वाला डिस्टेंस। तो आर इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल का थीटा का वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पे आर का वैल्यू आएगा 3 पॉइंट हमारे पास 06 या 46 देख लेना, ऐसे कुछ आएगा। 3.06 वगैरह डेसिमल में हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, वो देख लेना। 3.06 इंटू 10⁻16 मीटर के आसपास आएगा अर्थ और वो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, जो पॉइंट अर्थ और सन के साथ 1 सेकेंड का एंगल बना रहा हो, इसे परसेक कहते हैं। बात समझ पाए? ठीक। हाँ, अर्थ और सन के बीच में वक्त होना। हाँ देखो भेजा, आज का पेपर में दिया हुआ है। अच्छा जगह है, मस्त जगह है। हमको बनाई है। ओ अच्छा अच्छा। वो जो 2 मार्क था, मार्क 1 और मार्क 2, जो एलॉय था वो जितना क्वांटिटी का होगा वही को क्या नाम दिया गया? 1 kg मास। हालांकि बाद में 1 मास को, kg मास को फिर और भी डिफाइन किया गया, वो मुद्दा अभी फिलहाल नहीं है। मास का भी हमारे पास कुछ स्मॉलर यूनिट्स होंगे, कुछ बिगर यूनिट्स होंगे। देखो मास का स्मॉलर यूनिट में ग्राम होगा, ठीक है, किलोग्राम होगा वगैरह, है ना। इसमें और भी आएंगे हमारे पास मिली, माइक्रो, तुम लोग ऐसे करके छोटा यूनिट्स बना सकते हो। बड़ा में क्या क्या आएगा? जैसे हमारे पास देखो क्विंटल आ सकता है, मैट्रिक टन आ सकता है, और छोटा में और यूनिट आएगा तो एटॉमिक मास यूनिट भी आ सकता है। तो मास का भी हम लोग क्या करते हैं, कुछ छोटा यूनिट कुछ बड़ा यूनिट में बांटते हैं। छोटा में क्या है? ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम, माइक्रो, नैनो, पिको, ऐसे करके बना सकते हैं। हमारे पास एटॉमिक मास यूनिट भी है जिसको हम लोग इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 1 kg यानी 1000 ग्राम, ठीक है। अब मिली माइक्रो तुम वहां पे -3 करके कर लोगे। एटॉमिक मास यूनिट किसे कहते हैं ना? कार्बन का एक आइसोटोप है C612, इसका एक एटॉम का मास लो, इसका एक एटॉम का जो भी मास होगा उसे 12 से डिवाइड कर दो, तो जो वैल्यू आएगा उसे हम लोग कहेंगे एटॉमिक मास यूनिट। बहुत सिंपल भाषा में जान के रखो, कार्बन C612 का एक एटॉम का जितना मास होगा
उससे 12 को मैंने उसको 12 से डिवाइड दे दो, जो वैल्यू बचेगा वो ये होगा। इसी को कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। ये एटॉमिक चीजों को मेजरमेंट करने में काम आता है। बात समझ पा रहे हो ना? 1 क्विंटल का मतलब कितना होता है, कितना केजी? 100 केजी। और एक मीट्रिक टन का मतलब क्या होता है ना, 1000 केजी। याद रखोगे ये बात, है ना? और सिर्फ 1 टन का मतलब वही उसी में आएगा। सो 1 क्विंटल तुम लोग सुने होगे, 100 केजी को बोलते हैं, मीट्रिक टन वगैरह है। अब आगे देखो, मास 2 तरीके का होगा। हाँ, देखो, एक हो जाएगा हमारे पास इनर्शियल मास, और एक क्या होगा, ग्रेविटेशनल मास। ठीक है, इनर्शियल मास देखो क्या होगा ना, ये क्वांटिटी ऑफ मैटर है। हाँ, ये क्वांटिटी ऑफ मैटर है, ये सराउंडिंग के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ना ही ये फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर। मतलब जो हमारा इनर्शियल मास है वो क्वांटिटी ऑफ मैटर है, वो ना ही आसपास के मौजूदा मैटर पर डिपेंड करता है, ना ही प्रेशर टेम्परेचर वगैरह किसी के ऊपर डिपेंड करता है। ये जो होता है इसका फॉर्मूला है m इक्वल टू m0 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ये जो m है ये किसी एक टाइम का मास है, और ये जो मास है ये रेस्ट मास है। याद रखोगे, ये रेस्ट मास और एट ए टाइम, किसी एक टाइम का मास m है। अगर मान लो v इक्वल टू सी हो जाए, मतलब कोई ऑब्जेक्ट लाइट का स्पीड से अगर मोशन करे, तो उस समय उसका मास इनफाइनाइटली इंक्रीज कर जाता है। पर अगर उसका वेलोसिटी कंटिन्यूअस बढ़ते जाए तो मास भी कंटिन्यूअस बढ़ते जाएगा, इनर्शियल मास। इसको इनर्शियल बैलेंस से हम लोग मेजरमेंट करते हैं, याद रखोगे। और ग्रेविटेशनल मास को ना हम लोग फिजिकल बैलेंस से मेजर कर लेते हैं। याद रखो, ग्रेविटेशनल मास को फिजिकल बैलेंस से मेजर कर लेते हैं, इनर्शियल मास को इनर्शियल बैलेंस से मेजर करते हैं। बात समझ पा रहे हो? अब मास और हमारे पास वेट में क्या डिफरेंस है? देखो, मास एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि वेट हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम है, वेट का ऐसा यूनिट न्यूटन है। मास जो होता है वो हमारे पास देखो ना लगभग हर जगह सेम होता है, पर वेट हमारा कहीं कहीं जीरो भी हो सकता है। जहाँ ग्रेविटी जीरो होगा वहाँ पे वेट जीरो होता है, क्योंकि वेट का फॉर्मूला mg होता है। ठीक है, जी का वैल्यू अगर मान लो किसी जगह जीरो हो जाए तो वहाँ पे वेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये मास और वेट में डिफरेंस हो गया, ये मास के 2 टाइप हो गए। बात समझ पा रहे हो? ठीक है, एक बड़ा यूनिट और होता है, ये जो बिगर यूनिट में देख पा रहे हो इसे सोलर मास कहते हैं। सोलर मास 2 इंटू 10 को पावर 30 केजी को कहते हैं सोलर मास। ये अब तक का सबसे बड़ा यूनिट ऑफ मास है ना? नाउ आप तीसरा कंसेप्ट, टाइम। देखो, टाइम का मेजरमेंट हम लोग खुद से भी बहुत तरह का कर सकते हैं, जैसे सिंपल पेंडुलम का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। अदरवाइज 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। लाइट इतना डिस्टेंस जब ट्रेवल कर लेता है, इसका मतलब कितना समय हो गया, 1 सेकेंड। अब इसको हम लोग 60 से गुना करके 60 सेकेंड 1 मिनट कर सकते हैं, फिर उसे घंटा में, फिर दिन में वगैरह कन्वर्ट कर सकते हैं। टाइम देखो बहुत तरह के होते हैं, एक हो गया सेकेंड, एक हो गया मिनट, एक हो जाएगा आवर, एक डे, वीक, मंथ, ईयर, डेकेड,
सेंचुरी, मिलेनियम। टाइम इतने तरह के होते हैं। एक जैसे सेकंड के लिए हम लोग सिंगल सेकंड, 1 मिनट के लिए 60 सेकंड, 1 घंटा के लिए 60 मिनट, यानी इतना सेकंड, एक दिन यानी 24 घंटा, उस पर गुना कर दो। एक वीक 7 इंटू 24 घंटा। एक मंथ किसी समय 30, किसी समय 31, किसी समय 28 हो सकता है। ये मंथ का मेजरमेंट हम लोग किसका मदद से करते हैं? कैलेंडर का मदद से करते हैं। देखो, कैलेंडर दो तरीके का होता है। एक सन रोटेशनल, एक फेजेस ऑफ द मून के आधार पर। दो तरह के कैलेंडर होते हैं। एक ऐसे कैलेंडर होते हैं जिसमें हम लोग अर्थ को सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हुए देते हैं, जिसमें आता है जूलियन कैलेंडर, जिसको वेस्टर्न कैलेंडर भी कहते हैं, या फिर हम लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर ये कहते हैं। और जो चांद के फेजेस, मतलब चांद किस जगह में है और उसका क्या लोकेशन है, उस आधार पर हम लोग ना सुने होंगे उसका नाम शक संवत, ठीक है। इसके अलावा विक्रम संवत। अच्छा, मुसलमानों का जो होता है उसे कहते हैं हिजरी संवत या फिर हिजरी कैलेंडर। ये सब जो होता है चांद के फेजेस के आधार पर होते हैं। चांद एक रिवॉल्यूशन जो करता है 29.5 दिन में करता है। चांद एक बार पृथ्वी के चारों ओर 29.5 दिन में एक रिवॉल्यूशन करता है, जिससे अगर 12 महीने को गुना करोगे तो इसमें आता है 354 डेज अप्रोक्सीमेट। तो विक्रम संवत, सन संवत, ये सब में जो एक साल होता है 354 दिन के आसपास होता है। पर जो सन रोटेशनल है इसमें या तो 365 या तो 366 दिन का होता है। 366 का मतलब कभी कभार उसमें लीप ईयर होगा। लीप ईयर का मतलब फरवरी 29 का हो सकता है। तो ये नॉर्मल कंपटीशन एग्जाम में पूछता है कोई साल लीप ईयर है, कैसे पता करोगे? तो याद रखना, उस ईयर को या तो 4 से या तो 400 से डिवाइड करके देख लो। अगर पूरी तरह से कट जाए वो लीप ईयर होगा। जैसे अगर 100 है तो तुमको बोलेगा जो 100वां साल था क्या वो लीप ईयर था? तो इसको चेक करने के लिए तुम्हें 400 से डिवाइड करना होगा। कोई ईयर में अगर 2 जीरो है तो उसे 400 से डिवाइड करो, क्या ये डिवाइड होगा? नहीं। तो तुमसे पूछेगा कि भाई 100वां साल लीप ईयर है? नहीं है। क्या 300वां साल लीप ईयर है? नहीं है। क्या 400वां साल है? हाँ है, ये लीप ईयर है। जिसमें 2 जीरो नहीं है, जैसे 20वां साल 20 ईयर्स का भी रहा होगा कैलेंडर में, क्या वो लीप ईयर था? तो 4 से डिवाइड करो, पूरी तरह से 5 से कट जाएगा है। जैसे फॉर एग्जांपल 2026 क्या लीप ईयर होगा? तो 4 से डिवाइड देके देखो, पूरा कटेगा? काट के देखो, 4 5 20 है ना, 0 26 काट पे ना, 4 6 24, 2 बच जा रहा है। तो यानी ये हमारे पास 2026 लीप ईयर नहीं है। बात समझे? साल 3000, अभी तो 2000 चल रहा है, कभी तो आएगा 3000। 3000 बताओ लीप ईयर है ये? 400 से डिवाइड दोगे, 4 7 28, 2 बच गया, लीप ईयर नहीं है ये। बात समझ पा रहे हो? चलो, तो मंथ हो गया हमारे पास। अब देखो, ये हमारे पास ईयर भी हो गया, 365, 366, 354। कोई बात नहीं, लो ना, आराम। डेकेड किसे कहते हैं? 10 साल को। एक 10 साल इक्वल टू एक डेकेड। 100 ईयर्स इक्वल टू एक सेंचुरी हो गया। अब 1000 साल इक्वल टू कितना हो गया? 1 मिलेनियम हो गया।
मतलब 1000 साल मिलेनियम हो गया। तो लेंथ के लिए भी क्या होगा, मीटर, और ब्रेथ के लिए भी क्या होगा, मीटर। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 1 + 1, यानी मीटर का क्या होगा, स्क्वायर। यह फंडामेंटल यूनिट है और ये उसका पावर है। तो कितना पावर वो रेज्ड है, 2 पावर वो रेज्ड है। तो ये 2 पावर का है, इसको इसका डायमेंशन कहते हैं। So dimension is the power raised on any fundamental unit or quantity is dimension. Okay, and now यहाँ पे जो तुम देख पा रहे हो, ये जो एरिया इक्वल टू हमने L × B लिखा, ये वाला चीज को हम लोग बोल सकते हैं, ये जो आया लास्ट में, इसे कहेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला इज द एक्सप्रेशन, डायमेंशन मीन्स द पावर दैट इज रेज्ड, और डायमेंशन फॉर्मूला मीन्स दैट इज एक्सप्रेस्ड, यहाँ पे एक्सप्रेस किया गया m²। और एक होता है डायमेंशनल इक्वेशन, जब आप एरिया इक्वल टू m² लिखे, तो इस तरह के जब फिजिकल क्वांटिटी को उसके यूनिट के साथ लिखे, अब तुम इस m0 है, L³ है, T0, तब इधर भी भूल होगा, m0 है, L² T0, वो गड़बड़ कर दिए थे। हाँ, कैमरा में देख के, हाँ ये सब बोल दे रही है तुम। हैं? गाइड करते हैं हाँ कुछ नहीं। हाँ, चलो, तो ये मोमेंटम हो गया। अब देखो फोर्स का निकालो, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का क्या होगा, देखो मास इंटू एक्सेलरेशन को तुम बोल सकते हो, इसके लिए हमारे पास देखो ये ए मतलब क्या होता है, इसको लिख देते हैं पहले, है ना, kg मीटर/सेकंड का स्क्वायर। तो ये m है, मतलब हमारे पास m हो जाएगा मीटर, है ना, बताइए m kg के लिए, l के लिए 1, और t का हो जाएगा -2। ठीक है, चलो अब देखो वर्क का, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का क्या आया, m/L/t - 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट का l, तो ये हो गया m/L² t - 2। ये वर्क का डायमेंशन हो गया। अब देखो ये जो क्वांटिटीज होते हैं, इनको हम लोग 2 वर्गों में बांटते हैं। एक कुछ क्वांटिटीज होते हैं जिनका डायमेंशन होता है, कुछ का क्या होता है, डायमेंशन नहीं होता है। अब डायमेंशनल वाले भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है वेरिएबल और एक होता है कांस्टेंट। डायमेंशन लेस वाला भी क्या होगा, वेरिएबल और कांस्टेंट। देखो डायमेंशन में वेरिएबल में जैसे कि फॉर एग्जांपल एरिया, वॉल्यूम वगैरह आएगा। कांस्टेंट में जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, हमारे पास गैस कांस्टेंट, ये सब आएंगे, है ना, जिनका डायमेंशन फिक्स होता है, कभी बदलता नहीं है। इनका डायमेंशन क्या होता है ना, जैसे देखो वेरिएबल मतलब ये क्वांटिटी बदलता रहता है, इसका मैग्नीट्यूड, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड फिक्स है ना। और डायमेंशन लेस में वेरिएबल कौन कौन से होंगे, जैसे एंगल, है ना, स्पेसिफिक, है ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी, जैसे स्ट्रेन, ये सब क्या होता है, वेरिएबल है, पर इनका कोई डायमेंशन नहीं होता है। और कांस्टेंट में जैसे 1, 2, 3, पाई, ई, ये सब का वैल्यूज जो होते हैं, ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, कभी डायमेंशन था ही नहीं इनका। बात समझ पा रहे हो? देखो चलेगा, कौन वाला, प्रेशर का क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स का क्या था, mLT - 2, एरिया का क्या था, L², तो mL - 1 t - 2, ये हो गया, प्रेशर का हो गया। इसी तरीका से एंगुलर मोमेंटम का निकाल सकते हो, वो क्या था, mVr, m माने मास, मास के लिए हम लोग थोड़ा इसको यूनिट बना देते पहले, kg मीटर/सेकंड इंटू मीटर, तो kg मीटर²/सेकंड, तो यानी m का वैल्यू 1, l का वैल्यू 2, t का -1, ये एंगुलर मोमेंटम का हो गया। बात समझ पा रहे हो? ठीक है, तो इस तरह से हम लोग
प्रेशर, एंगुलर मोमेंटम वगैरह निकाल सकते हैं। डायमेंशन का यूजेस क्या है और लिमिटेशंस क्या है ना? देखो यूजेस क्या होता है, जो इक्वेशंस होते हैं उनको जस्टिफाई करते हैं, ये मतलब सही है या गलत है ये पता करने में मदद करता है। यूनिट्स के बीच में इंटर रिलेशनशिप क्रिएट करके देता है। यूनिट्स के बीच में माने जैसे SI CGS में आपसी सहसंबंध बना के देता है। लिमिटेशन है जैसे S इक्वल टू यू प्लस हाफ ऑफ S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ AT का स्क्वायर, ऐसा कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जिनको आप डायमेंशनली कभी प्रूफ नहीं कर सकते वो सही है गलत है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं FS इक्वल टू हाफ ऑफ MV स्क्वायर हाफ ऑफ MU स्क्वायर। तुमसे पूछेगा क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है, तो चलो चेक करके देखते हैं। ये हो जाएगा MLT माइनस 2 इंटू ये डिस्प्लेसमेंट के लिए L, ये देखो हमारे पास क्या होगा M का हो जाएगा M ही रहेगा, ये हो जाएगा L स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, ये भी ML स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। देखो ये क्या हो जाएगा ML स्क्वायर टी माइनस 2, ये हो जाएगा ML स्क्वायर टी माइनस 2, ये देखो ML स्क्वायर टी माइनस 2। हर एक सेक्शन का सेम डायमेंशन है, मतलब ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। पर अगर तुम इसका बनाने जाओगे करेक्ट नहीं आएगा। यानी हर फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट नहीं भी हो सकता है, ये इसका सबसे बड़ा लिमिटेशन होता है, ये बात याद रखोगे। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, अब देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि अगर कोई क्वांटिटी को तुम इस तरह से लिखो एक यूनिट में, ठीक है, मान लो कि इस तरह से तुमने किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक यूनिट में लिखा, फिर उसी क्वांटिटी को दूसरा यूनिट में लिखो। तब उस समय चूंकि फिजिकल क्वांटिटी तो हमारा एक ही तो है, दो अलग अलग यूनिट में लिखे हैं, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि N1 M1A L1B T1C इक्वल टू N2 M2A L2B T2C। तो N2 इक्वल टू N1 M1 बाई M2B L1 बाई L2C T1 बाई T2C। इस तरह से एक न्यूमेरल वैल्यू को दूसरा न्यूमेरल वैल्यू में तुम इजीली कन्वर्ट कर सकते हो, एक यूनिट से दूसरा यूनिट में। ये होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। हाँ जी, मान लो CGS से SI में कन्वर्ट करने बोला, किसी नंबर में, ठीक है, हमारे पास कोई डिजिट्स दिया हुआ है, डिजिट्स को तुम एक्यूरेटली, ठीक है, किसी नंबर में जो डिजिट सब होते हैं खास करके डेसिमल नंबर में डिजिट्स को एक्यूरेसी के साथ या एक्यूरेटली तुम जितना दूर तक लिख सकते हो या बोल सकते हो उसे कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर्स के बहुत सारे रूल्स होते हैं, जैसे रूल नंबर 1, जैसे 1 3 है तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा 2 जैसे 1 3 4 है तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा 3 जैसे 1 4 5 है सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा 3 याद रहे, ये रूल नंबर 1 में आएगा। रूल नंबर 2 देखो, ये सभी के सभी नॉन जीरोस थे, अब जीरो लगाओ जैसे कि 1 0 3, तो इसका भी देखो सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा 3, जैसे 1 0 0 3 इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 4, 1 0 0 3 सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा देखो 5। यहाँ से क्वेश्चन हर साल है, एक या दो क्वेश्चन मिल ही जाएगा यहाँ से। रूल नंबर 3, अगर सिग्निफिकेंट फिगर नॉन डेसिमल में लेफ्ट या राइट में है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, जैसे 1 0 यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर एक ही तो है, 1 2 0 0 सिग्निफिकेंट फिगर 2 ही तो है।
जैसे 0045 सिग्निफिकेंट फिगर कितना 2 ही है। अगर नॉन जीरो के लेफ्ट में या राइट में है, अगर डेसिमल नहीं है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। ओके, रूल नंबर 4 देखो, रूल नंबर 4 में हम लोग क्या करेंगे ना, अगर तुम्हारा नंबर 0.03 है, 1 से छोटा है, तो इस समय इसके ये दोनों जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, ये एक ही हो यहाँ पे सिग्निफिकेंट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 0.003 सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, एक ही रहेगा। रूल नंबर 5, अगर नंबर 1 से बड़ा हुआ, जो भी नंबर ठो दिया हुआ है और डेसिमल में है, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर है। जैसे देखो 1.003 सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 4। तो पॉइंट के बाद हाँ चलेगा, पर वो 1 से बड़ा नंबर होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल 0.004 1.004, हाँ वो रहेगा, वो चलेगा। जैसे यहाँ देखो सिग्निफिकेंट फिगर 1, पर यहाँ देखो सिग्निफिकेंट फिगर 5। पर इसी रूल में अगर मान लो 0.030 है, तो राइट साइड वाला सिग्निफिकेंट फिगर है, ये देखो ये दो ठो सिग्निफिकेंट फिगर है। हाँ है 1.0040, यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितना 2 4 6, क्योंकि 1 से बड़ा है, चलेगा सब। लेकिन एक बात याद रखो, 3 10 का पावर 2, 10 का पावर में कोई भी क्वेश्चन रहे, वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर एक ही तो होगा। 10 का पावर में कुछ भी रहे, वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। तो 3 इंटू 10 का पावर 2, सिर्फ 3 है, मतलब एक तो सिग्निफिकेंट। बात बुझे? चलो अब आते हैं राउंडिंग ऑफ। ये तो मन में देखो, राउंडिंग ऑफ के 4 रूल्स हमारे पास। पहला, 7 पॉइंट मान लो 86 है, 7.84 है, 7.25 है, 7.35 है। ये देखो, ये 4 क्वेश्चन में सिग्निफिकेंट फिगर का राउंडिंग ऑफ हो जाएगा। अगर इसका तुम राउंड ऑफ कर रहे हो, देखो अगर तुम 6 का राउंड ऑफ कर रहे हो, तो तुम्हें ये जानना है 6 5 से बड़ा या छोटा है। ऑब्वियसली 5 से बड़ा है, तो इस केस में तुम इसे लिखोगे 7.9 आफ्टर राउंडिंग ऑफ। पर ये देखो, इसका राउंड ऑफ करो, क्या ये 5 से बड़ा है, नहीं छोटा है, तो इसका राउंड ऑफ होगा 7.8। हाँ वही बात हुआ। पर अगर देखो 5 है, तो तुम्हें ये चेक करना है कि यह इवन है कि ऑड है। अगर इवन है तो तुम्हें वैसे ही छोड़ देना है, और ऑड है तो तुम्हें एक स्टेप बढ़ा देना है, इंक्रीज करना है। ये हो गया राउंड ऑफ, समझ पाए? चलो अब आगे चले। हाँ हाँ, अब देखो, माना सिग्निफिकेंट फिगर और राउंड ऑफ के रूल है। पहला, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का रूल देखो क्या है। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जैसे देखो 1.275 1.2, इनका हम एडिशन करेंगे, और तुम्हें याद रखना है ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया। जब इन तुम दोनों को ऐड करोगे, फिर इनका सिग्निफिकेंट फिगर निकालोगे, तो तुम हमेशा नोटिस करोगे डेसिमल के बाद इसका सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है। तो देखो इसका डेसिमल के बाद देखो कितना है, एक को फाइनल आंसर में भी डेसिमल के बाद एक ही तो होना चाहिए। अब देखो, ये हो गया 5, ये 7, ये 4, ये 2.475, पर फाइनल आंसर में भी क्या आना चाहिए, एक ही टू। सो 5 को राउंड ऑफ करो, ये ऑड है ना, तो कितना हो गया 8, इसे राउंड ऑफ करो तो 2 पॉइंट कितना हो गया 5, क्योंकि डेसिमल के बाद भी एक रहना होगा। तो ये एडिशन में भी यही रूल चलता है, सब्ट्रैक्शन में भी यही रूल चलता है। बात समझे? अब
मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में थोड़ा सा रूल काम कैसे करता है देखो, जैसे 1.2 इंटू 1.25, तो यहाँ पे देखो तुम इसको मल्टीप्लाई करो, 12 5 60, 12 दूनी 24, 30, 12 3 15, दूटा के 3टा 1.500 पर सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसका है, यहाँ पे 1.2 का कितना को 2, तो फाइनल आंसर में भी 2 ही आना चाहिए, तो यानी तुम इसका क्या लिखो ओनली 1.5। ये रूल डिवीजन में और मल्टीप्लिकेशन में चलता है, ये रूल सब्ट्रैक्शन में और एडिशन में चलता है, बात समझे? तो इस तरह से तुमको याद रखना। अब आगे देखो, एक होता है एक्यूरेसी और एक होता है प्रिसीशन। इसको एक उदाहरण से समझने का प्रयास करो, है ना? जैसे मान लो ये एक जगह है और ये उसका सेंटर पॉइंट है, ठीक है? मान लो हमारे पास यहाँ पे अगर तुम निशाना मारो तो मतलब एक्यूरेट मेजरमेंट है, तो मान लो तुमने यहाँ पे तीर मारा, तुम्हारा यहाँ पे आके लगा, लगना था ओ में और लगा ए में। उसके पहले समझो ये है तुम्हारा ट्रू वैल्यू, ये तुमने ऑब्जर्व किया, ये तुम्हारा ऑब्जर्व वैल्यू है ना? अब देखो ये जो अंतर तो देख पा रहे हो इसका नाम है एरर, बात समझ पा रहे? अब इसको ऐसे समझो, देखो एक केस 1 तुम्हें सेंटर पे मारना था, लेकिन तुमने क्या किया, इधर उधर कहीं कहीं मार दिया, इस तरह से जहां मन हो तुमने अटेम्प्ट करके मार दिया। इस बॉक्स को कहेंगे नो ये एक्यूरेसी है, ना ही इसमें प्रिसीशन है। अभी समझ में आ जाएगा थोड़ा देरी में। दूसरा डायग्राम देखो, दूसरा डायग्राम देखो, ये सेंटर है। अब देखो बहुत बार मारा इस तरह से यहीं पे आके लगा, ये एक्यूरेट नहीं है पर ये प्रिसाइज है, ये एक्यूरेट नहीं है पर प्रिसाइज है। एक्यूरेट होने के लिए उसे जीरो पे जाके मारा, सॉरी ऑफ पे मारना होगा, पर वो कहीं और जाके मारा है, जितना बार कोशिश किया यही सामना सामने लगा है, ये एक्यूरेट नहीं है पर प्रिसाइज है। अब देखो तीसरा केस देखो, ये सेंटर है, जितना बार मारा है ओ पे जाके लगा है। अब देखो ये एक्यूरेट भी है, ये प्रिसाइज भी है। एक्यूरेट का मतलब ट्रू वैल्यू और ऑब्जर्व्ड वैल्यू या मेजर्ड वैल्यू इक्वल होना चाहिए, यानी जहां तुम टारगेट लिए हो वहीं जाके ठोके हो, तो यानी वो एक्यूरेट है। पर तुमको उस दीवार में मारने का जहां बोला गया वहां नहीं मार के तुम एक स्पेसिफिक जगह में बार बार मार रहे हो, मतलब प्रिसाइज है, तुम बार बार एक जगह पे मार रहे हो पर जहां मारना चाहिए वहां नहीं मार पा रहे हो, तो उस केस को कहेंगे कि वो प्रिसाइज है पर एक्यूरेट नहीं। इस जगह में तुम एक बार मारे ट्रू वैल्यू मिला, दूसरा बार मारे वो भी उसी के आसपास में है, तीसरा बार भी एक ही जगह पे बार बार मार रहे हो, यानी ये एक्यूरेट भी है प्रिसाइज भी है। आप समझ पाए? एक्यूरेट मतलब ट्रू वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू में विशेष कोई अंतर नहीं होना चाहिए। प्रिसाइज का मतलब जब बार बार आप किसी चीज को कर रहे हैं और वो लगभग एक ही जैसा आंसर दे रहा है, प्रिसाइज है। बात समझ पा रहे हो? ठीक है, सो ये एक्यूरेसी और प्रिसिशन का ये है। अब आते हैं एरर। एरर हम लोगों ने अभी देखा, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड और ऑब्जर्व वैल्यू के बीच का अंतर को हम लोग एरर कहते हैं। एरर दो तरीके का होता है। एरर एक हो जाएगा हमारे पास सिस्टमेटिक एरर और एक हो जाएगा रैंडम एरर। अगर किसी भी एक्सपेरिमेंट का सिस्टमेटिक एरर कम है तो मतलब वो एक एक्यूरेट मेजरमेंट है, और अगर
उसका रैंडम एरर कम है, तो इसका मतलब वो एक प्रिसाइज मेजरमेंट है। ये तुम्हें याद रखना। सिस्टमेटिक एरर 3 तरीके का होता है। एक इंस्ट्रूमेंटल एरर, क्योंकि देखो जिस चीज का तुम इस्तेमाल कर रहे हो वो खराब भी तो हो सकता है ना। दूसरा पर्सनल एरर। पर्सनल एरर का मतलब होता है कि जब तुम कुछ चीज का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तुमसे कुछ गलती भी तो हो सकता है ना, वो तुम्हारा गलती एक एरर बन के आएगा, उसे पर्सनल एरर कहते हैं। और इसके अलावा हमारे पास एक एनवायरमेंटल एरर। मान लो हवा चल गया, टेम्परेचर बढ़ गया, कुछ भी घटना हो गया, कहीं पे मान लो एक्सपेरिमेंट हुआ, पहाड़ गिर गया, जंगल कुछ हो गया, कुछ ना कुछ हो गया, तो उसे कहेंगे एनवायरमेंटल एरर। है जी, इसमें ये क्या? हाँ, अच्छा कर्व। ओके, हाँ ठीक ठीक, हाँ उसमें भी हाँ होता है। हाँ, उसमें हवा मान लो ये हो गया, कोई मार नहीं पाया, वो भी हो सकता है ना, किसी का मान लो मारते मारते टूट गया, तो ये सभी संभावना सिस्टमेटिक एरर है। पर जब तुम्हें रैंडम मैंने क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, एरर अननोन होता है। रैंडम एरर उस तरह के एरर को कहते हैं जहां पे आपको सही कारण पता ही नहीं है, कुछ भी कारण हो सकता है, तो उस चीज को हम लोग क्या कहेंगे, रैंडम एरर कहेंगे। बात समझ पाए?